हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर कोचिंग क्लासेस। अभी तक हमने जो भी क्लासेस लिए हैं वो एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लिए हैं। अभी हमने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। इसमें हम एक एक सब्जेक्ट को कवर करेंगे, है ना। पर डे आपको एक सब्जेक्ट का एक लेक्चर मिलेगा, मतलब पूरा सब्जेक्ट हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक कवर करेंगे। आज की क्लास में पंचकर्मा का ही टॉपिक चूज किया है, उसको हम पर डे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पंचकर्मा। चलिए स्टार्ट करते हैं पंचकर्मा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं पंचकर्मा का। पंचकर्मा को अष्टांग आयुर्वेद में कोई पर्टिकुलर स्थान प्राप्त नहीं है ना। अष्टांग आयुर्वेद में क्या क्या चीजें आती हैं? काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट, जरा, वृषण। इन 8 अंगों में पंचकर्मा को कोई स्पेशल स्थान नहीं दिया है ना। लेकिन उन 8 अंग में पंचकर्म को यूज किया जाता है। आपने पढ़ा होगा ना, शालाक्य, शल्य, ना बहुत सारी चालाकी की डिसीज है। उदरजत्रुगत विकार है जिसमें नस्ती का प्रयोग किया जाता है ना। शल्य है, काय चिकित्सा की बहुत सारी डिसीज हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो उदर रोग ना। उदर रोग में नित्य विरेचन करने को बोला है। कुष्ठ है, कुष्ठ में पूरा पंचकर्म करने को बोला है। इसलिए पूरा आयुर्वेद में, अष्टांग आयुर्वेद में पंचकर्म यूज किया गया है। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। परिभाषा। पंचकर्म प्रायः शोधन की वह विधि है जिसके द्वारा शरीर के वृद्ध दोषों या उत्कृष्ट कराकर दोषों को प्रायः कोष्ठ में लाकर उनके निकटतम प्रायः प्राकृतिक मार्ग से बाहर निकालकर त्रिदोष साम्य स्थापित कर अपुनर्भव को प्राप्त करते हैं, वह क्या कहलाता है? पंचकर्म। अब यहाँ पर एग्जाम के पर्पज से भी है और फाइनल ईयर वाले जो बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है पंचकर्मा। यहाँ पर हम थोड़ा ट्रिक के साथ साथ उसको समझेंगे भी। ठीक है, तो देखते हैं पंचकर्म प्रायः शोधन की विधि है। प्रायः वर्ड क्यों यूज किया है? प्रायः यहाँ पर भी वर्ड यूज किया है। दोषों को प्रायः कोष्ठ में लाकर निकटतम प्रायः प्राकृतिक मार्ग, यहाँ पर भी प्रायः वर्ड यूज किया है। इसका मतलब क्या है ना? प्रायः क्यों नहीं हटाया, यहाँ पर क्यों लगाया है, तो देखते हैं। अब देखिए, पंचकर्म प्रायः शोधन मतलब पंचकर्म पूर्णतः शोधन नहीं है। क्यों नहीं है? आपको यहाँ पर दिख रहा है ना। वमन, विरेचन, अनुवासन वस्ती, निरूवस्ती और नस्त्य, ये 5 कर्म पंचकर्म है। अलग अलग आचार्य ने अलग अलग टाइप से बताया हुआ है। अब यहाँ पर अनुवासन वस्ती, आचार्य चक्रपाणी क्या बोलते हैं कि जो अनुवासन वस्ती होती है ना, आचार्य चरण के अकॉर्डिंगली ऐसे ही है, ये क्या करती है? ब्रह्मण कराती है। बाकी कोई सा भी कर्म ब्रह्मण नहीं कराता है ना। नस्य, वमन है, विरेचन, निरूवस्ती, नस्त्य। नस्त्य के टाइप ही होते हैं ब्रह्मण वाले, लेकिन ब्रह्मण कौन सा कराता है? अनुवासन वस्ती, है ना। साथ साथ में शोधन भी कराता है। पहले थोड़ा सा मतलब समझे। पंचकर्म को प्रायः शोधन क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर अनुवासन वस्ती है जो शोधन के साथ साथ ब्रह्मण भी कराती है, इसीलिए यहाँ पर प्रायः वर्ड यूज किया है। अगर वमन, विरेचन, वस्ती, नस्य होता तो इसको पूर्णतः शोधन हम बोल सकते थे। ठीक है, आचार्य चक्रपाणी की कमेंट्री में आप पढ़ेंगे, उन्होंने क्या बोला है? अनुवासन वस्ती ब्रह्मण कर्म तो करती ही करती है, फिर इसको शोधन में हमने क्यों लिया है? जब ब्रह्मण करती है तो शोधन में क्यों लेंगे? तो उन्होंने बोला है कि अनुवासन वस्ती पक्वाशय स्थित मल को, पक्वाशय में जो स्थित मल है उसको प्रभूत मात्रा में बाहर निकालती है। प्रभूत मात्रा मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी में बाहर निकालती है, इस कारण से इसको भी हमने शोधन में रखा है। ठीक है, समझ में आया? ये पंचकर्म शोधन कर्म क्यों यूज किया है? क्योंकि शोधन मतलब क्या है? जो बहुत मात्रा में, है ना, मैक्सिमम क्वांटिटी में, ज्यादा मात्रा में मलों को बाहर निकाले, उसको पंचकर्म कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
जिसके द्वारा शरीर के व्रत दोष बढ़े हुए ऑलरेडी हो या फिर हम खुद स्नेहपान कराकर उनको उत्कृष्ट करते हैं, उन दोषों को प्रायः कोष्ठ में लाकर, प्रायः वर्ड वहां पर यूज किया है क्योंकि सभी पंचकर्म में दोषों को कोष्ठ में नहीं लाया जाता। किसमें लाते हैं हम? वमन में कोष्ठ में लाते हैं, विरेचन में लाते हैं, नस्य में तो नहीं लाते ना, इसीलिए यहाँ पर प्रायः वर्ड यूज किया है क्योंकि नस्य में हम दोषों को कोष्ठ में नहीं लाते हैं। ठीक है, फिर बोले हैं उन निकटतम प्रायः प्राकृतिक मार्ग, सभी में प्राकृतिक मार्ग नहीं है। देखिए आचार्य चरक के इसमें तो प्राकृतिक मार्ग है, वमन मुख के द्वारा, मुख प्राकृतिक मार्ग है, विरेचन गुदा के द्वारा प्राकृतिक मार्ग है, अनुवासन निरु ये भी प्राकृतिक मार्ग के द्वारा दिया जाता है, गुदा, नस्य भी प्राकृतिक मार्ग नासा के द्वारा दिया जाता है। लेकिन बागभट्ट जी ने क्या बोला है? रक्त मोक्षण भी बोला है ना, तो रक्त मोक्षण में कोई कृत्रिम मार्ग, प्राकृतिक मार्ग नहीं होता जहां से हम रक्त का शोधन कराते हैं, है ना, तो यहाँ पर हमको कृत्रिम मार्ग बनाना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर प्राकृतिक मार्ग यूज किया है क्योंकि सभी में प्राकृतिक मार्ग नहीं है। एक पंचकर्म हमारे पास है जिसमें हम कृत्रिम मार्ग बनाते हैं। ठीक है, निकाल कर त्रिदोषता में स्थापित कर अपुनर्भव को प्राप्त किया जाता है, उसको पंचकर्म कहते हैं। ये तो हुआ डेफिनेशन। अब पंचकर्म में 5 कर्म कौन कौन से आते हैं वो पढ़ते हैं। आचार्य शारंगधर का रेफरेंस एग्जाम में पूछा जाता है, आपको श्लोक दे दिया जाएगा और रेफरेंस पूछेंगे। वमनम रेचनम नस्त्यम निरुहस्तनुवासनम एतानि पंचकर्माणि कथितानि मुनीश्वरे। तो वमन, पहले आपको प्रायोरिटी भी याद रखना है, फर्स्ट नंबर पर वमन बोला है ना, तो वमन रेचन नस्य निरु अनुवासन ये 5 कर्म होते हैं जो सेम टू सेम किनके जैसे हैं? चरक भाव प्रकाश, है ना, इनके जैसे हैं। ठीक है, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में 14 में क्या आया है? पंचदा शोधनम तक, उन्होंने शोधन वर्ड यूज किया है, पंचकर्म नहीं बोला है ना। इस श्लोक में पंचदा शोधनम, सबसे पहले इन्होंने निरु बोला है, तो ये याद रखिएगा, सबसे पहले क्या बोला है? निरु। क्वेश्चन पूछा जाता है। वमन काय शिरोवीर को अस्त विसृति, इन्होंने रक्त मोक्षण बोला है। किसको हटा दिया है? इन्होंने अनुवासन वस्ती नहीं बोला है ना, एक ही वस्ती बोला है, निरु वस्ती, अनुवासन को हटा दिया है और ऐड किसको कर दिया है? रक्त मोक्षण को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाव प्रकाश, भाव प्रकाश ने क्या बोला है? प्रथमम वमनम, पहले वमन फिर पश्चात विरेक, ऐसे ही बोला है इन्होंने भी, ऐसे बोला है ना। फिर अनुवासन है, तानि पंचकर्माणि निरूहो नावनम, यहाँ पे नावन नस्य ना बोल के क्या बोल दिए हैं? नावन। इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब संहिता में पंचकर्म शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर आया है? वैसे तो बहुत सारी जगह आया है, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले चरक संहिता का देखते हैं, बहुत सारी जगह आया है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे चरक सूत्र स्थान सेकंड में, अपामार्ग तंडुली में आया है सर्वप्रथम पंचकर्म, इसीलिए यहाँ से रेफरेंस पूछा जाता है कि सबसे पहले पंचकर्म शब्द का प्रयोग कहाँ किया है? तो सेकंड चैप्टर में सूत्र स्थान की अपामार्ग तंडुली। क्या श्लोक आता है? पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालो विचारेन, पंचकर्म का प्रयोग हमेशा मात्रा और काल पर विचार करके करना है ना। देखते हैं मात्रा, किस कोष्ठ के व्यक्ति में किस प्रकार की मात्रा लगेगी, है ना, कोष्ठ है, बल है, व्याधि, इनके अकॉर्डिंग हमको डिसाइड करना होता है, और काल पर विचार करके ही पंचकर्म करना चाहिए। ठीक, सूत्र स्थान 6वें में आया है, तस्मात् वसंते कर्मणि वमनादि विकारेत, मतलब वसंत में वमन आदि कर्म हमको करना चाहिए। सूत्र स्थान के 6वें तस्या स्थिति, जिसमें हम ऋतुओं का वर्णन पढ़ते हैं डिटेल में। सूत्र स्थान 28 विविधाशित पीति अध्याय, जिसमें धातु प्रदूषण विकार आप पढ़ेंगे, उसमें 5th नंबर की धातु कौन सी है? अस्थि। तो अस्याश्राणाम व्याधिनाम पंचकर्माणि भेषजम, 5th नंबर की धातु अस्थि में 5 वाला कर्म करते हैं ना, पंचकर्मी कोड है अपना। पंचकर्म कौन सी धातु में करते हैं? 5वें नंबर की धातु में ना। अस्थि के आश्रित रोगों में पंचकर्म निर्देशित है।
अब इसका अर्थ क्या होता है ना, थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिए। देखिए, अस्थि में हम पंचकर्म किस महाभूत किस रस से देते हैं? तिक्त रस साधित, है ना, क्षीर सर्पी से बस्ती दी जाती है। तो देखिए, तिक्त रस में कौन कौन से महाभूत होते हैं? वायु प्लस आकाश, ये महाभूत होता है तिक्त रस में। और अस्थि सभी को पता है, अस्थि पर कौन सा दोष आश्रित होता है? वात होता है ना, वायु होता है। और अस्थि कैसी होती है? खोखली होती है, मतलब वहां पर कौन सा महाभूत होता है? आकाश होता है, आकाश। ठीक है, वात दोष, आकाश महाभूत। ठीक है, तब आपको पता है तिक्त रस में वही चीज है, वायु आकाश है, अस्थि में वही है, वायु आकाश है। तो समान से समान की चिकित्सा यहाँ पे की जाती है, इसीलिए अस्थि आश्रित दोषों में पंचकर्म करते हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त चरक ने अन्य जगह पर पंचकर्म शब्द का उल्लेख किया है। नेक्स्ट आता है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत चिकित्सा 13 में मधुमेह चिकित्सा में आया है। क्या आया है? पंचकर्म गुणातीतम श्रद्धावंतम कुष्ठिनम। कुष्ठ के लिए क्या बोला है? पंचकर्म गुणातीतम। कुष्ठ में हम सारा पंचकर्म करते हैं, सभी को पता होगा। 15-15 दिन में वमन कराते हैं, फिर उसके बाद विरेचन कराते हैं, 1-1 महीने में सरंसन वर्ड यूज किया है। ठीक है, वो आप डिटेल में चिकित्सा स्थान में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पंचकर्म गुणातीत किसके लिए आया है? कुष्ठ के लिए। एक और वर्ड आता है इसी से मिलता जुलता, पंच गुणातीत, वो आता है उरु स्तंभ के लिए, है ना। इसमें कोई भी पंचकर्म नहीं किया जाता उरु स्तंभ में। ठीक है, यहाँ पर पंचकर्म गुणातीत है। आचार्य डलहन ने उपरोक्त श्लोक में पंचकर्म शब्द पर टीका कर वमन आदि 5 कर्म ऐसा पाठ किया है। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। अब आता है आचार्य सुश्रुत के अनुसार कर्म कितने प्रकार के हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार कभी भी कर्म आपको 5 नहीं लगाना। पंचकर्म जो बताया है वो आचार्य डलहन ने बताया है ना। आचार्य डलहन ने जो सुश्रुत के टीकाकार है उन्होंने पंचकर्म बताया है कि कौन कौन से कर्म होते हैं। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग 3 ही कर्म है। कौन कौन से 3 कर्म होते हैं? पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। अब हम इन पूर्व कर्म, प्रधान और पश्चात कर्म में डलहन जी ने क्या क्या बताया है वो पढ़ेंगे, फिर आपको इन 3 कर्मों से कोरिलेट करके बताएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डलहन, आचार्य डलहन ने कर्म का अवस्थाओं के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन किया है ना। अवस्थाओं के अनुसार उन्होंने डिवीजन किया है। क्या क्या? प्रथम डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन में उन्होंने क्या बोला है? तत्र के वमनादि ब्रेक पर्यंत पूर्व कर्म, वृणस् पाटन रोपणम यज्ञ प्रधान कर्म, बल वर्ण अग्नि कार्य तु पश्चात कर्मति समादेशित। मतलब उन्होंने पूर्व कर्म में क्या रखा है? फर्स्ट डिवीजन के अंतर्गत उन्होंने पूर्व कर्म में क्या बताया है? लंघन, पाचन, दीपन, स्नेहन और पूरा पंचकर्म कहाँ बता दिए? पूर्व कर्म में। समझ गए हैं? जो आचार्य सुश्रुत ने पूर्व कर्म बताया, उस पूर्व कर्म के अंतर्गत आचार्य डलहन ने पूरा पंचकर्म ही बता दिया। पंचकर्म प्लस पंचकर्म के पहले हम जो करते हैं ना पूर्व कर्म, वो भी यहीं पर बता दिया ना। जनरल चीज हम क्या पढ़ते हैं? पूर्व कर्म प्लस पंचकर्म पढ़ते हैं। पंचकर्म के पहले हम जो पूर्व कर्म कराते हैं ना, दीपन, स्नेहन, स्वेदन, पाचन, स्नेहन, स्वेदन, ये कराते हैं, वो भी इन्होंने पूर्व कर्म के अंतर्गत ही ले लिया है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रधान कर्म। तो प्रधान कर्म में सर्जरी में प्रधान कर्म क्या होगा? सर्जरी में प्रधान कर्म होगा अगर कोई डिसीज आ गई है ना, डिसीज होने के बाद जो कर्म करते हैं वो क्या होता है? प्रधान कर्म। तो पाटन, रोपण आदि जो कर्म आचार्य सुश्रुत डलहन जी ने बताए हैं वो प्रधान कर्म में आता है। ठीक है, पश्चात कर्म में बल, वर्ण, अग्नि को बढ़ाने की चिकित्सा करते हैं, वो पश्चात कर्म है। पहले हम उनका तीनों डिवीजन पढ़ेंगे, फिर वापस से कोरिलेट करके उसको समझेंगे। ठीक है, दूसरा देखते हैं। फर्स्ट डिवीजन में उन्होंने बताया, सेकेंड में क्या बताया? संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान, संचय।
और पूर्व रूप उत्पत्ति, स्थान संशय में ही पूर्व रूप उत्पन्न होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, संचय प्रकोप प्रसर, यहाँ पे किसी व्यक्ति को व्याधि उत्पन्न नहीं हो रही, अभी उसके अंदर ही पैथोलॉजी पैथोजेनेसिस चल रही है ना, उसको अभी अपियर नहीं हुआ है। इस अवस्था में सभी जानते हैं, इस अवस्था में हम कौन सा कर्म कराते हैं, रोग उत्पन्न ना होने देना, है ना, उसके पहले ही शोधन करवा लेना, वो क्या है, पंचकर्म है ना। तो इन अवस्थाओं में हम क्या करते हैं, पूर्व कर्म करते हैं। पूर्व कर्म मतलब क्या, अभी आप पढ़े हो ना, पूर्व कर्म में क्या दिया है, आचार्य डलन ने पूरा पंचकर्म दिया है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है कि संचय प्रकोप प्रसर आदि अवस्था में, कहाँ तक, पूर्ववर्ती अवस्था में हमको कौन सा कर्म कराना चाहिए, तो पहले ही शोधन करवा लेंगे तो आगे की व्याधि उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, तो इस अवस्था में हमने पूर्व कर्म करा लिया। पूर्व कर्म मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पूरा पंचकर्म हो जाएगा, इसके पहले वाला भी हो जाएगा ना, स्नेहन स्वेदन वाला। फिर रोगोत्पत्ति, जब रोग उत्पन्न हो गया है तब कौन सा कर्म कराएंगे, तब प्रधान कर्म। अब कोरिलेट करते हैं, रोग उत्पन्न हो गया, जैसे कोई व्रण बन गया है ना, ये व्रण बन गया है, तो इसमें प्रधान कर्म मतलब कौन सा कर्म कराएंगे, हम पाटन रोपण आदि कर्म कराएंगे, है ना। व्रण बन गया है, उसमें हम रोपण आदि क्रिया करेंगे, मतलब कौन सा कर्म करेंगे, प्रधान कर्म करेंगे। ठीक है, रोगोत्पत्ति के बाद पुनः हमको नहीं होने देना, अब रोग उत्पन्न हो गया है, ठीक हो गया है, अब उसको फिर से ना उत्पन्न हो तो क्या करेंगे, पश्चात कर्म करेंगे। पश्चात कर्म मतलब क्या, बल बल अग्नि को बढ़ाने की चिकित्सा करेंगे। अब आपको समझ में आया होगा, एक बार और फिर से देख लीजिए। यहाँ पे जो आचार्य सुश्रुत ने डिवीजन किया था, पूर्व कर्म प्रधान पश्चात कर्म, उसकी अगर हम बात करें, फर्स्ट इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि पूर्व कर्म में पूरा पंचकर्म रख लेंगे, उसके पहले पंचकर्म के पहले जो कर्म किया जाता है वो भी आ जाएगा। प्रधान कर्म में क्या आएगा, प्रधान कर्म सर्जरी का क्या होगा, छेद्यम वेद्यम लेख्यम वेद्यम, यही होगा ना, अष्टविध शस्त्र कर्म, वो रख लेंगे। पश्चात कर्म में क्या चीजें आएंगी, पश्चात कर्म में बल बल अग्नि को बढ़ाने वाली चिकित्सा हम करेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला डिवीजन था। दूसरा डिवीजन भी इसी से कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ही वही चीज दिया है, पूर्व प्रधानो पश्चात। अब तृतीय डिवीजन है ना, शोधन के संदर्भ में अगर आपसे बात करें, शोधन के संदर्भ में बात करें, पहले इसको पढ़ लेते हैं। पूर्व कर्म में क्या रखेंगे, पाचन स्नेहन स्वेदन, है ना। पंचकर्म में हम जो पहले करते हैं पूर्व कर्म है, पंचकर्म में प्रधान कर्म होता है, उसके बाद जो करते हैं पश्चात कर्म होता है। ठीक है, तो पूर्व कर्म में हम क्या करते हैं, सबसे पहले पंचकर्मा स्टार्ट करने के पहले हम पाचन स्नेहन स्वेदन कराते हैं उस पेशेंट को। प्रधान कर्म में हम क्या करते हैं, वमन विरेचन वस्ती, जो भी हमको चूज करना है पंचकर्मा, उसके बाद हम पंचकर्मा कंप्लीट करने के बाद हम शोधन संसर्जन क्रम कराते हैं, पेया विलेपी यूष आदि अन्न द्वारा। संसर्जन क्रम बोल लो या संतर्पण, ये दोनों चीजें अलग होती है ना, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे संसर्जन या संतर्पण क्रम। ठीक है, अगर आपसे शोधन के संदर्भ में पूछे कि आचार्य डल्हण ने शोधन के संदर्भ में पंचकर्मा को किस कर्म के अंतर्गत रखा है, तो कहाँ रखा है, प्रधान कर्म के अंतर्गत रखा है। ठीक, अगर आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे, नॉर्मल क्वेश्चन क्या, कि आचार्य डल्हण ने पंचकर्म को किस कर्म के अंदर रखा है, जो सुश्रुत ने बताए हैं, तो उन्होंने सुश्रुतोक्त पूर्व कर्म के अंतर्गत पंचकर्म को रखा है। डिफरेंशिएट करना है ना, डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, अष्टांग हृदय देखते हैं। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 14 में अभी अभी हमने पढ़ा है, वो पंचदार शोधन जतत वहां पर यूज किया है, और कई जगह यहाँ पे आया हुआ है ना। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होता है, इसके अगली क्लास में हम पंचकर्म में प्रयोज्य कर्म की परिभाषा यहाँ से आगे बढ़ेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।